आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। अरे मूर्खों के सरदार, मतलब जीरो शर्म है, चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। राहुल गांधी, यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 5 राज्यों के चुनाव के कैंपेन में आपने मेड इन चाइना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार सुना। इस पर पब्लिक का सवाल क्या उठ रहा है, इस पर बात करूं उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूं। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने वो दौर देखा होगा जब मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मनी, मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना जैसे टैग प्रेस्टीज के वजह से बनते थे। इस स्थिति में बड़ा बदलाव 1991 की ओपन इकोनॉमी के बाद भी नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के मुताबिक अब की बार की दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ रुपयों का बिजनेस हुआ। दिवाली पर ज्यादातर भारत में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री ही हुई। वोकल फॉर लोकल से चीन को 1 लाख करोड़ रुपयों का घाटा हुआ इस साल अकेले। अब इस कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलटवार के बाद सवाल पब्लिक का उठ रहा है कि जब देश आगे बढ़ रहा है तब क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी से चिढ़ रहा है? आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है। उन्हें अपनी श्रद्धांजलि में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल का बयान है, जब नेहरू ने भारत की कमान संभाली तब देश में एक पिन भी नहीं बनती थी, लेकिन बीते वक्त और पूर्वजों को कोसने के बहाने बनाने की बजाय उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। क्या नेहरू को श्रद्धांजलि में मोदी पर निशाना चुनावों में मोदी की गारंटी का जवाब था? क्या मोदी की गारंटी से डर लगता है तभी नेहरू को आगे कर रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। अब की बार की दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का कैंपेन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया था। इस कैंपेन को किरण मजूमदार शॉ जैसी इंडस्ट्री लीडर्स ने भी सराहा है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी ने मेड इन मध्य प्रदेश वाला दांव खेलने की कोशिश की। जवाब प्रधानमंत्री का भी आया। सुनिए दोनों नेताओं का ये वार और पलटवार। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है।
अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। राहुल गांधी ने देश में मेड इन चाइना मोबाइल होने का दावा खास तौर पर किया है। यहां मैं कुछ आंकड़े बताना चाहती हूं। 2014 से 2022 के बीच मेक इन इंडिया के तहत 200 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन बने। इन 8 साल में भारत में मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में 23% की बढ़ोतरी हुई। 2022 में भारतीय बाजार में 98% यानी कि 98% भारत में बने मोबाइल फोन उतारे गए, जबकि 2014 में यह आंकड़ा सिर्फ 19% था। अब तो भारत में आईफोन जैसे मोबाइल ब्रांड का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जो चाइना से ही उठकर भारत में आ गया है। इस बीच आज कांग्रेस ने अपना स्टैंड नरेंद्र मोदी के मुकाबले नेहरू की तरफ मोड़ा, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए मुश्किलें थोड़ी अलग है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी हमलावर नहीं बल्कि इंडी गठबंधन की 2 बैठक में शामिल उत्तर प्रदेश के राजनीति में बड़े स्टेक होल्डर अखिलेश यादव भी नेहरू तक पहुंच गए और राहुल की सो कॉल्ड अगुवाई वाली कांग्रेस को हर दिन कोस रहे हैं, कभी समाजवाद तो कभी जातीय सर्वे को लेकर। सुनिए अखिलेश जी का ये दावा। जी, राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातिगणना नहीं कराई। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या वोट के लिए राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की? क्या नेहरू से पहले पिन नहीं बनने का दावा करने वाली कांग्रेस को मोदी की गारंटी चुभती है? क्या अखिलेश यादव इंडी गठबंधन से सचमुच निकल गए या आगे के लिए कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं? जब कांग्रेस की विरासत पर विपक्ष में ही सवाल हैं, फिर कैसे मोदी से मुकाबला करेंगे राहुल गांधी? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी, डॉक्टर वरुण पुरोहित समर्थक है कांग्रेस पार्टी के, तारिक अहमद लाड़ी समर्थक है समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और ईश्वरन भंडारी वकील है सुप्रीम कोर्ट में। मेरा पहला सवाल जाता है वरुण पुरोहित जी आप। अब राहुल गांधी इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं और चुनावी रणनीति अपनी उसके हिसाब से बोल रहे हैं, ये उनका पूरा इख्तियार है, उनका हक है। लेकिन भैया अगर कोई नमूना लेना ही था तो मोबाइल फोन तो छोड़ देते, क्योंकि मोबाइल फोन की अगर आप बात करें तो मोबाइल फोन तो 2014 में जितने भारत में बन रहे थे उससे कई गुना ज्यादा आज भारत में बन रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के फोन भारत में बन रहे हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो तमाम दूसरे ब्रांड हो। तो मैं पूछना चाहती हूं आपसे वरुण पुरोहित जी, मेड इन मध्य प्रदेश कभी देखा आपने किसी शर्ट के ऊपर या किसी फोन के ऊपर? या तो मेड इन इंडिया होता है या मेड इन चाइना, जापान, जहां का भी नाम ले ले। अब राहुल गांधी जी ने कोई गलत नंबर तो नहीं डायल कर दिया? नाविका जी, सबसे पहले तो आपके गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। भगवान आपका ऑलरेडी इतना बड़ा इकबाल है और बड़ा इकबाल है जो हमको आपके अनुभव की, पूरे मीडिया को आपके अनुभव की जो है उससे लाभ प्राप्त होता रहे। राहुल जी का देखिए, राहुल जी को उन्होंने कहा मूर्खों का सरदार। मैं कह रहा हूँ 3 तारीख को पता लगेगा मूर्खों का सरदार जीतेगा या मूर्ख तंत्र का अवतार जीतेगा।
थाली कटोरे की सरकार जीतेगी या चाय पकौड़े की सरकार जीतेगी। जैसा आपने राहुल जी के लिए कहा, एग्जाम्पल की बात है, चुनावी भाषण है, मोदी जी भी पता नहीं कितने कितने भाषण देते हैं, चाय पकौड़े की जगह कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो वो भी ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स देते हैं। जहां तक आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना का 6,67,000 करोड़ का जो व्यापारिक घाटा इस साल हो गया है, 1.25 लाख के करीब करोड़ घाटा बढ़ा है इस साल में चाइना से। गोलगप्पे खाने, झूलने की प्राइस आम जनता चुका रही। आप ये बताइए, मोबाइल की बात ठीक है, मेड इन मध्य प्रदेश भी आज का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अगर जैसे खादी संस्थाएं होती हैं अलग अलग, राजस्थान की खादी, मध्य प्रदेश की खादी, ऐसे अगर वहां के लोकल, जैसे लोकल फॉर वोकल की ज्यादा नारे लगाते हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई प्रोडक्ट है, उस पर मेड इन मध्य प्रदेश लिखा हो तो क्या आपत्ति है? तो हम जो मध्य प्रदेश के अंदर रोटी रोजगार का संकट है उस पे फोकस कर रहे हैं, इनका चाय पकौड़े पे फोकस है, इनका निजीकरण पे फोकस है। इसलिए 3 तारीख को पता लगेगा, जो मोदी जी के जैसे दीपावली आई, पटाखे फूटते हैं, 2 दिन बाद उसका शोर खत्म हो जाता है, धुआं भी खत्म हो जाती है, 2-2 करोड़ रोजगार देते हैं, पता नहीं कितने कितने पटाखे फोड़ते हैं, वो पता लग जाएगा 3 तारीख को। अगर मान लीजिए जनता को अवतार पसंद आ रहा है तो अवतार हो जाएगा, सरदार पसंद आ रहा है तो सरदार हो जाएगा, तो 3 तारीख को पता लगेगा। अभी मैं ये विचार कर रहा हूं कि इस प्रकार से जी पूछें। नहीं, लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, इतनी चुप गई बात मूर्खों की सरदार की, तो फिर झूठों के सरदार भी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था प्रधानमंत्री के लिए। भस्मासुर कहा है, गंदी नाली के कीड़े कहा है, पता नहीं क्या क्या शब्द कहे हैं प्रधानमंत्री को, वो कभी नहीं चुभे। और उसके ऊपर मैं अगर सवाल पूछूं तो ये हर बार ये जो चुनौती दी जाती है मेड इन चाइना पर, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देश का इतिहास क्या बताता है? 2005 में जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जहां चीन नहीं अलाउड होता था, वो तो कांग्रेस की सरकार ने अलाउ किया 2005 में। अब कह रहे हैं कि मोदी जी ज्यादा मेड इन चाइना कराते हैं। ये सिर्फ चुनावी लड़ाई है या कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ही एक सवालिया निशान लगा दिया? बिल्कुल नविका जी, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है, और ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जी को चाइना से कुछ अलग तरह का स्नेह है, अलग तरह का प्यार है। और अगर आपको याद हो तो हम सब तो हतप्रभ रह गए थे। बहुत बार होता है कि वैचारिक लड़ाई होती है, लोकतंत्र में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, और लड़ना भी चाहिए, एक दूसरे के विचारों का विरोध करना भी चाहिए, लोकतंत्र इससे सशक्त होता है। लेकिन हम सब तो बहुत हैरान हो गए थे जब राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया था कि किस प्रकार से उन्होंने चाइना के सैनिकों की तारीफ की थी कि देखिए चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की। हम ही नहीं, पूरा देश हतप्रभ था कि देश का एक नेता, एक बड़ी पार्टी के नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो इस प्रकार से अपने सैनिकों का किस प्रकार से मानमर्दन कर रहे हैं। और सिर्फ सैनिकों का नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों का मानमर्दन कर रहे हैं, इस देश का मानमर्दन कर रहे हैं। और बाकायदे उनके बयान को कोट करते हुए दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इस बयान को रिपीट किया था। तो राहुल गांधी जी बार बार जब जब मौका मिलता है, देश को हमेशा से उन्होंने हताश करने का प्रयास किया है, देश को हमेशा से निराश करने का प्रयास किया है, देश की छवि कितनी गिर सकती है उसका प्रयास किया। इस बात पे गौरव नहीं कर सकते कि आज मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। केवल मोबाइल की बात नहीं है, आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में कितना कुछ बनना शुरू हो गया। अमेठी में आपकी AK-56 बननी शुरू हो गई, आपकी बैबले स्कॉट हरदोई में उत्तर प्रदेश में बननी शुरू हो गई। जर्मन की एक बहुत बड़ी फुटवियर कंपनी थी, कोरोना काल में उसने चाइना छोड़ा और आके आपके आगरा में शिफ्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में तब जबकि ठीक है, आपका विरोध हो सकता है, आपकी नफरत हो सकती है, मोदी जी को तो आप गाली देते ही रहते हैं, जब मौका मिलता है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी गाली देती है। और किस स्तर पर जाके देती है, क्योंकि वो एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, एक पिछड़े समाज से आते हैं। कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं होता, उनको लगता है कि एक वंशवादी परिवार से, गांधी परिवार के अलावा कोई इस देश को कैसे नेतृत्व दे सकता है। तो ठीक है, मोदी जी को आप कोसते रहिए, मोदी जी को गाली देते रहिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली देते रहिए, पर इस देश को गाली मत दीजिए, क्योंकि चुनाव न तो पहला है न तो आखिरी है। ये चुनाव आते जाते रहेंगे, अटल जी ने भी कहा था, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और आप जब कुछ बोलते हैं तो क्योंकि आप बड़े नेता हैं, आपकी बात को दुनिया सुनती है। आप अपने देश को बार बार कलंकित करने की कोशिश मत करिए। आपको ये समझना चाहिए कि आज इस देश के वैज्ञानिक हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार का वातावरण दिया कि चंद्रयान आज बना। आज जिस प्रकार पूरी दुनिया ने देखा कि चंद्रयान जाके वहां पर लैंड हुआ सफलतापूर्वक, जिस प्रकार चंद्रमा के भीतर, और पूरी दुनिया ने सराहा। हमारा जो दुश्मन मुल्क कहा जाता है पाकिस्तान की मीडिया ने भी कहा कि नहीं, वाकई ये मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से सूर्ययान को लेकर तैयारी हुई, जिस प्रकार से आप देखिए अभी जो मैचेस, जो गेम्स हुए हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सैकड़ा से ऊपर हमारे लोग गोल्ड लेकर आए। तो ये सब गौरव की बात है। राहुल गांधी जी को मैं सिर्फ इतना
चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा आपका तो मुकाबला चलता रहेगा, लड़ना भी चाहिए, आपको हम पर हमला करना भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन देश के को ऊपर कलंकित मत करिए। देश के ऊपर सवालिया निशान क्यों, ये सवाल अपनी जगह है। और तारिक अहमद लाड़ी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नोकझोंक चलती है, ये तो हर चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन इंडी गठबंधन बनने के बावजूद अखिलेश भैया का जो तेवर है वो थोड़ा इस वक्त सवाल जगाता है कि ये गठबंधन में कैसे हैं जब कांग्रेस से इतने मायूस हैं। और मैं पूछना चाहती हूं, फैक्ट्स पर जाइएगा, फैक्ट्स के हिसाब से क्या इससे पहले कभी भी भारत में इतना ज्यादा एम्फोसिस मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे किसी और सरकार ने दिया था जितना मोदी जी ने दिया है? इस मुद्दे पर राहुल गांधी को क्या मोदी को निशाने पर लेना चाहिए था, या मुद्दा गलत पकड़ लिया, कोई और पकड़ना चाहिए था? मैम, पहले मैं आपके इंडी गठबंधन के बारे में जवाब दूं या मेक इन इंडिया के बारे में जवाब दूं? आपकी मर्जी, स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, तो पूरी बात करने दीजिएगा, फिर रोकिएगा नहीं। बिल्कुल, 90 सेकंड में देखिए मैम, सबसे पहले मैं बात कहिएगा। करता हूं मेक इन इंडिया की। ठीक है, मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं। मैम ये बात सही है, जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोग को खाना नसीब हुआ है, कपड़े नसीब हुए हैं, दूरभाष नसीब हुआ। उससे पहले तो दूरभाष था ही नहीं, कैमरा नसीब हुआ। आप मोदी जी की देन है कि हम और आप ऐसे बैठे हुए, आप दिल्ली में बैठी हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, तो बैठ के हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये मल्टीप्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं तो झोपड़ियों में रह रहे थे, पत्ते लपेट कर रहते थे, पेड़ों के झाड़ पे रहते थे, पेड़ों पे चढ़ के वहाँ पे हम लोग कुलिया बना के रहते थे। कहीं कहीं तो हम लोग रहते थे कि वो नदियों में बह जाते थे, पता भी नहीं चलता था। मोदी जी आए हैं, हजारों साल पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने पदार्पण किया था, लेकिन 2014 में उन्होंने सारे दुनिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट करने के बाद 2014 में उन्होंने इंडिया में, भारत में पदार्पण करके अब भारत का विकास करना चालू किया है। सब कुछ नया है, चांद सूरज सब उन्होंने बनाया है, तभी तो सब रिकवर कर रहे हैं और सब अपनी झोली में गिरा रहे हैं। वो ये है मेक इन इंडिया। अब आप आइए कांग्रेस और हमारे गठबंधन पे। तो कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गवर्नमेंट चल रहा था, जो वादा किया गया उस पर नहीं हुआ। जो इंडिया गवर्नमेंट के साथी थे उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। हम कोई इंडिया गठबंधन नहीं मानते, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है इंडिया गठबंधन, है ही नहीं। क्योंकि जो वादा किया, झूठे मक्कारों अय्यारों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे, झूठा मक्कार अय्यार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वहां हल्की सी बात उन्होंने कह दी तो उनको कौन सी उपाधि दे दी है मोदी जी ने, ये तो आप अभी देख ही रही है कि अभी बोला है उन्होंने। यहाँ तो इतना बड़ा धोखा दिया है, बिल्कुल पीठ में खंजर लोग कहते हैं, यहाँ तो तलवार उतार दी उन्होंने, जो आर पार हो गई है पीठ के। तो हम तो फिर उनको झूठा मक्कार अय्यार दोगला सब कहेंगे हम। नहीं, ये किसके लिए कहेंगे, ये किसके लिए कहेंगे? बीजेपी के लिए कि कांग्रेस के लिए? करेंगे, और उसके बावजूद उन्होंने किया नहीं। तो झूठा मक्कार कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी? जरा हम बीजेपी से हमारा कौन सा गठबंधन है? नहीं, मैंने कहा हमारा कोई गठबंधन, मैंने कहा आप नाम नहीं ले रहे तो पूछ तो लूं, कहीं गलती ना हो जाए, फिर कल आप मुझसे फिर बॉयकॉट कर देंगे। नाम लिया था मैंने, पहले आपका मेक इन इंडिया का जवाब दिया, आपका मैंने पहले मेक इन इंडिया का जवाब दिया, उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं। मैंने बोला तो ये बात। वरुण पुरोहित जी, ये तो आपकी दोस्ती के, ये तो आपके दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे तारिक अहमद भाई। अब इंडिया गठबंधन क्या होगा, बीजेपी आपकी क्या बात करेगी, जो समाजवादी पार्टी ने आपको सच का आईना दिखा दिया? जवाब दीजिए तारिक अहमद भाई को। देखिए नाविका जी, इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए बना था, विधानसभाओं के चुनाव के लिए नहीं बना था। अखिलेश जी ने खुद ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा कि मुझे पता नहीं था कि विधानसभा के लिए नहीं बना है। जब आप मीटिंग हो रही थी उसमें इंडिया अलायंस की, तो आप प्रश्न उठा सकते थे कि आगामी 5 चुनावों में हम 7 चुनाव लड़ेंगे। वो प्रश्न उठाया नहीं, फिर बाद में लगा कि भाई अब ये जो भी शब्दों का उपयोग करें, देखिए मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल डेप्थ की आवश्यकता होती है गठबंधन के लिए। तो अभी ठीक है, विरासत में मिली भी है उनको,
तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं मैं तो इनके जैसे शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकता किसी के लिए, लेकिन अब वो डेप्थ होना आवश्यक है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी होना आवश्यक है एक बहुत बड़े गठबंधन के लिए, क्योंकि पांचों राज्यों में कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, तो कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है। उसके पहले अगर ये प्रश्न उठा देते तो इनको भी पार्ट बनाया जा सकता, तो इन्होंने नहीं उठाया किसी भी इंडिया अलायंस की मीटिंग। तो ये इनको देखना चाहिए। जहां तक आप तारिक अहमद जी, इंडिया की बात चर्चा कर रहे विरासत थे, में आपको नाविका मिली है राजनीति, जवाब दीजिए वरुण पुरोहित जी को। मैम अभी मैंने क्या कहा ये इन्होंने सुना नहीं। मैंने कहा कि गठबंधन बनने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारा गठबंधन मध्य प्रदेश राजस्थान में है। मैं तभी कह रहा हूं झूठे मक्कार अय्यार लोग होते हैं। ये कांग्रेसी का मतलब होता है झूठा मक्कार अय्यार। अरे भाई अब विरासत की बात कर रहे हैं, क्या बेकार बात करते हो, शब्दों का उपयोग सही करिए। आप क्या हैं, शब्दों का सही आप उपयोग क्या करो टीवी हैं? पे बैठ के। आप तो हिंदी तक तो बोलना ठीक से जानते नहीं है। आपको तो ना जाने क्या क्या उपाधि मिल गई है। आप तो बिल्कुल आपको कुछ पता नहीं, अनपढ़ गंवार होकर के आगे टीवी के ऊपर गंवार आदमी की जैसे बात करते हो टीवी के ऊपर। बात क्या बताएं आपको, और कहिए तो और कलई खोले। माउंट बेटन से हमने पट्टे पर नहीं लिखवाई है। हिंदुस्तान को हमने पट्टे पर माउंट बेटन से या क्वीन एलिजाबेथ से नहीं लिखवाया था, जो आपने कर रखा है। बात करने की हम लोग मेहनत करते हैं, डेली कुआं खोदते, डेली पानी पीते हैं। आप लोग की तरह नहीं है, मत करो यार, आप लोग की तरह नहीं है सर। तभी मैंने कहा कि झूठे मक्कार अय्यार आप लोग हैं भैया, क्योंकि आपने फिर नहीं सुना, फिर आपने वही बात कही, आपने फिर वही बात कही विरासत में मिला है। अरे भाई आपको क्या मिला है? आपको कौन सा पहाड़ खोदा था? अपने ऊपर करो, आपने कोई पहाड़ खोदा था? शब्दों की मर्यादा जरूरी है, लेकिन विरासत में पुरोहित जी आप कह रहे हैं अगर अखिलेश यादव को मिली है तो फिर ये सवाल तो समाजवादी पार्टी राहुल गांधी पर भी उठा सकते हैं। खैर मैं एक बार शलभ मणि त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहूंगी ये सवाल जो उठता है बार बार चीन को लेकर और भारत के बीच में, इस पर सच्चाई क्या है और क्या यह सही नहीं है कि चीन के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बढ़ रहा है? सवाल ये उठाते हैं कि चीन को जो अगर जवाब देना है तो वो पूरी तरह से दिया जा रहा है या नहीं? देखिए मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया ने देखा है। हमने क्या इसके पहले चीन के साथ खोया है इतिहास में, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि जाऊंगा तो पॉलिटिकल डिबेट उस पर शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने देखा है कालखंड में कि चीन कितना हम पर मजबूत पड़ने की कोशिश करता था। लेकिन क्या यह भी नहीं देखा कि चाइना ने लाख छुपाया हो, चीन ने लाख गुमराह किया हो दुनिया को। लेकिन उनके भीतर से मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई कि किस प्रकार से भारत ने चीन को इस प्रकार का जवाब दिया है कि उनको अपने सैनिकों की लाश तक छुपानी पड़ी। किस प्रकार का हमारे रणबांकुरों ने, हमारे सैनिकों ने जवाब दिया, हमारी सेना ने जवाब दिया। व्यापार के क्षेत्र में जितनी चोट चाइना को लगी है, आप उसका नतीजा देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने कितना उसको लेकर काम किया। वोकल फॉर लोकल से लेकर मोबाइल सेक्टर से लेकर रक्षा के क्षेत्र से लेकर तमाम सेक्टर जहां पर चाइना का बिल्कुल वरदहस्त होता था, उस पर कितनी करारी चोट लगी है। और आप देखिए कि बहुत बड़े पे हमारे यहाँ जो स्वरोजगार के माध्यम पैदा हुए, लोगों ने छोटे छोटे स्तर पे काम करना शुरू किया। उसका परिणाम रहा कि इस बार भी आपने देखा होगा कि दीपोत्सव जब हुआ है तो 99% से ज्यादा, मैं कह सकता हूं 100% के आसपास जो आपके दीपोत्सव में जो चीजें उपयोग में लाई गई वो स्वदेशी थी, भारतीय थी। ऐसे बहुत से मंचों पर, बहुत सी जगहों पर, बहुत से ट्रेड में, बहुत से कारोबार में सैमसंग जैसी कंपनी देखिए भारत में नोएडा में आके उनका काम शुरू हुआ है। नोएडा में बहुत बड़ा उन्होंने प्लांट एस्टेब्लिश किया है। तो मैं अगर गिनाने पर चलूंगा तो मैंने कहा ना बहुत सारे काम हुए हैं। और चाइना को जितनी चोट दे सकता था भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देने का काम हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या है, भी मैं देख रहा था किस प्रकार की नोकझोंक हो रही थी हमारे दोनों मित्रों में। समस्या क्या है कि राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं। और संभव कैसे है, वो इसलिए भी स्वीकार नहीं है कि जो व्यक्ति अमेठी में अपनी दी हुई थाती हार जाए। अमेठी की सीट को नाविका जी आप भी जानती हैं, बहुत सीनियर है, आप तो फील्ड में मुझसे सीनियर रही हैं, कि अमेठी में ये कहा जाता था कि कांग्रेस का जाके कोई नॉमिनेशन भी कर देगा, लोग जाकर वहां गांधी परिवार के नाम पर वोट चले आते हैं और अमेठी की सीट जीत जाते हैं। राहुल गांधी जी किस प्रकार वहां चुनाव हारे। तो जो साथी ये कह रहे हैं कि भाई विरासत की दी हुई थाती भी आपने गंवा दी, वो गलत नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने तो कुछ छोड़ा नहीं। और राहुल गांधी जी जितना चुनाव हारे हैं पूरे अपने जीवन में, उतना चुनाव कोई बड़ा से बड़ा नेता हार गया होता। बस हाँ, वो वंशवादी नहीं होता, किसी परिवार से नहीं आता, तो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका होता, समाप्त हो चुका होता। लेकिन क्योंकि वो राहुल गांधी है इसलिए उनका पॉलिटिकल कैरियर चल रहा है। बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, विरासत की बात
विवेक श्रीवास्तव जी, विरासत की बात तो यहीं से शुरू होती है। जब विरासत की बात कही जाती है अखिलेश जी के लिए, तो क्या राहुल गांधी जी को भी तो ये उपाधि विरासत में ही मिली है? 2004 में जब वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए थे, तो उससे पहले पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो नहीं था। जी नहीं, ठीक है। देखिए, मैं इसमें इसको एक अलग तरीके से देखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है, शब्दों का मैं खंडन करूंगा। मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। आपने बहुत से लोगों का उदाहरण दिया, नाविका जी, और कहा कि अब शब्द तो और लोगों ने भी कहे हैं, लेकिन मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। चाहे हम उनको अपोज करते हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हम धरने प्रदर्शन करते हैं, तो हमारी ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राजधर्म को अपनाएं और भाषा पे संयम रखें। और राहुल गांधी भी एक सीनियर नेता है और एक बड़ी पार्टी के नेता है भारत के प्रजातंत्र के अंदर। ये पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए, अगर हम इस पे आ जाते हैं INDIA के ऊपर, जैसे कि आप बात कर रही थी, हमें मानना पड़ेगा, जो हमारा घटक दल है, हम लोग मानते हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उसका सेकुलर पॉलिटिक्स के अंदर 1947 से लेकर के आज तक एक बड़ा योगदान है। एक जातीय रिजर्वेशन भी SC/STs का उन्होंने लॉन्च किया, बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के आए, तो एक योगदान तो है कांग्रेस पार्टी का। हम माननीय श्री मुलायम सिंह यादव को भी एक बड़ा नेता मानते थे हमेशा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, हरकिशन सिंह सुरजीत के कॉमरेड के बहुत करीबी थे। और जिस तरीके से जब विध्वंस हुआ उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का, तो मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरीके से सेकुलरिज्म का झंडा इस देश का ऊपर, वो भी एक सम्मान की बात है। How can you say like that? नहीं, इट्स ओके, लेट मी स्पीक फर्स्ट। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात जो मेरी बात हुई थी, but don't say that everyone is agreeing with you. No, we are not agreeing. We are not agreeing with you. Any of your point. Then you please. लारी साहब, आप गुस्से में होते हैं तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। लिया है। नहीं, मैं गुस्से में हुई नहीं, मैं हिंदी बोलूंगा। आज हिंदी का शो है मैडम, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और आप हिंदी की बहुत अच्छी एंकर हैं, आप बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा कि अखिलेश जी का निर्णय है कि भाई स्टेट के इलेक्शंस हो जाएं, फिर हम मीटिंग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और तब देखा जाएगा। INDIA के सभी सीनियर नेता उनको फोन भी कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है, हटाई जाएगी। INDIA 2024 में मिलकर लड़ेगा और भाजपा की सरकार जाएगी। यह भी आप लिख लीजिएगा। अभी ये स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है, केंद्र की अलग है, ये चीजें चल रही हैं जी। नहीं, केंद्र की अलग है और राज्यों की अलग है। इश्करण भंडारी, तो राज्यों में एक दूसरे को गाली दे दो और केंद्र में आके भाई बन जाओ, तो मतलब भारत के लोग भी इस तरह से क्या डिवाइडेड हैं कि वो राज्य में कुछ नहीं, राज्य में वो लड़ाई नहीं देख रहे। सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है इश्करण भंडारी, ये बार बार मेड इन चाइना, अपने जूते पे देखो, अपने टी-शर्ट पे देखो, अपने शर्ट पे देखो, अपने मोबाइल फोन। क्या राहुल गांधी ने गलत एग्जाम्पल उठाया? क्योंकि मोबाइल फोन का मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया। पहले 19% बनता था इंडिया में, आज भारत में 98% जो फोन यूज होते हैं वो भारत में ही बने हुए होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मेक इन इंडिया पे जितना प्रधानमंत्री ने स्ट्रेस किया है, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने किया था क्या? ये गलत नंबर, मैं दोबारा यही सवाल पूछूंगी, क्या ये गलत नंबर डायल कर दिया राहुल गांधी ने? नाविका जी, इकोनॉमी पे आने से पहले और मेक इन इंडिया से पहले जो बहुत अहम मुद्दा है, 2 सेकंड में बात करना चाहूंगा इंडिया गठबंधन पे। आप सोचिए कि 24 में ये गठबंधन हो जाता है, मान लीजिए हो जाता है, जबकि यहाँ पे तो अभी उसको निकारा, निकम्मा, जो भाषा बोली जा रही है, तलवार मार दी, छुरे से निकाल दिया। तो सोचिए अगर कैबिनेट में एक बात पे समझौता नहीं हुआ तो हम क्या वापस उस अंधकार में जाएंगे जहां पे कैबिनेट के बाहर मंत्री आके अलग अलग पार्टियों कर, मान लीजिए जीत भी जाते हैं, इस भाषा में बोलेंगे, कहेंगे छुरा मार दिया, खंजर मार दिया, नकारा है, निकम्मा है। देश की पॉलिसी का क्या होगा? देश पे जो आर्थिक खतरा होता है या देश की सुरक्षा का खतरा होता है, क्या होगा? ये आज आपकी डिबेट मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए और उस क्लिप को जब आप YouTube पे डालें, सबको देखना चाहिए कि खिचड़ी सरकार में नेशनल टीवी पे किस तरह 2 बड़े घटक उसके लड़ेंगे जब अगर ये जीत गए और उसके बाद जनता अपना फैसला अपने आप कर ले। इससे ज्यादा इंडिया गठबंधन में मुझे लगता नहीं बोलना उचित है। अब आ जाते हैं, राहुल गांधी ने जो विषय चुना मोबाइल फोन, पंजाबी अगर बोलूं तो मूर्खे नाल ना लुझिए,
कि आपको मूर्ख के साथ, बेवकूफ के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो तर्क चुना मोबाइल फोन का, आपने डाटा दिखाया कि ये डाटा जहां पे मल्टीपल टाइम्स गुना बड़ा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के अंदर। एप्पल जैसी कंपनी जो इंडिया को देखती भी नहीं थी क्योंकि इतना रेड टेप था कि उसको लगता था वो फैक्ट्री सेटअप ना कर पाए, और जो ग्लोबल वर्ल्ड लीडर है आईमैक से लेके, फोन से लेके, लैपटॉप से लेके, वो अब 5 से 7% इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है। और पहला 5% सबसे मुश्किल होता है, पहली सीढ़ी सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद बहुत इजीली स्केल अप हो जाता है 25, 30, 40% तक। वो 1 लाख नौकरी देने का वादा करके और 2 साल में उसने अपना कोटा एक्सीड कर दिया, उसने ये सरकार को बता दिया है। उससे ज्यादा जरूरी जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं और राहुल गांधी की करते हैं, जब हमारे देश की इकोनॉमिक नहीं बढ़ रही थी तो इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था और तर्क दिया जाता था खराब इकोनॉमी के लिए, हिंदू सुस्त है, हिंदू रिस्क नहीं लेता, हिंदू के अंदर जिगरा नहीं है, हिंदू के अंदर विजन नहीं है। तो आप अपनी अर्थव्यवस्था खराब के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए, भारत का पहला स्कैम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जीप स्कैम था। उस व्यक्ति को कितना प्रमोट किया गया, अगर उस पर एक्शन ले लिया होता तो शायद ये अर्थव्यवस्था नहीं होती। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे? क्या हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी? क्या हमारे पास किसी चीज की कमी थी? सिर्फ कमी थी विजन की। तभी 2016 में हम 1500 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब 15,000 करोड़। गुनाहों में बात बढ़ रही है। ये सवाल मैं वरुण पुरोहित जी आपसे पूछूंगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ये सवाल सबसे ऊपर है वरुण पुरोहित जी कि 1947 में जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, 1991 तक वही अमीर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और आप कहते हैं कांग्रेस ने देश की तकदीर बदल दी, नेहरू और इंदिरा गांधी ने देश की तकदीर बदल दी। आप जानते हैं ना, सिर्फ टाटा बिरला थे। आज देश में कितने स्टार्टअप्स हैं और उसमें से कितने यूनिकॉर्न्स हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और दूसरी चीज, ये एक साइकोलॉजी की बात होती है। अगर G20 हो रहा है, अरे भाई ये तो एक के बाद एक सबको जाता है, तो इसमें भारत बड़ा कहां से हो गया। पार्लियामेंट नया बन रहा है, हम तो रूठे हुए, हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट। सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हाय मर गए, ये तो सब उजड़ जाएगा, यहां कॉन्क्रीट जंगल बन जाएगा। वहां सरदार पटेल का स्टैचू बन रहा है, अरे ये क्यों कर रहे हैं, ये तो तमाशा हो रहा है। यहां पर हर चीज में नुक्स निकालने की ये जो आदत है, कहीं ना कहीं ये देश में नेगेटिविटी फैलाने की जो बात है, क्या कांग्रेस इसी का खामियाजा भुगत रही है? देखिए नाविका जी, आपने इतनी बात की, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए ना, ये पूंजीवाद की रहनुमाई के एग्जाम्पल्स हैं। आम आदमी का क्या फर्क, 10 साल हो गए लोगों को रोजगार नहीं है। अगर डेटा की बात करते हो तो सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी की दर है, लेकिन मैं फिर भी डेटा पे नहीं जाता हूं। आम आदमी को रोटी खाने को नहीं है और आप मशरूम खाओगे, सेंट्रल विस्टा बनाओगे। जब घर में आपके रोटी खाने को नहीं है तो आप पहले हजारों करोड़ खराब करोगे। 3-3 हजार की पटेल साहब की चाइना से बनवाई ना मूर्ति, तो इंडिया में तो बनी नहीं। आप 8,500 करोड़ के प्लेन खरीदोगे, क्यों खरीदोगे? नए नए सूट पहनता है कोई आदमी जिसके घर में गरीबी होती है। ये सोच का अंतर है। जो भारतीय समाजवाद, जो भारतीय दर्शन था, वो पहले ये होता है सबको खाने को मिले, सबको रोटी मिले, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, उसका प्रयास रहता है। नौकरियां बनती है कि नहीं, टूरिज्म बनता है कि नहीं? वरुण पुरोहित जी, नौकरियां कहां से आएंगी? ऊपर से आएंगी। टूरिज्म बढ़ाने की बात अगर हो रही है, कितनी कंपनियां बंद हुई भारत में? ईश्वरन भंडारी जी, आप 10 साल में कितनी कंपनियां बंद हुई? अभी आप बात कर रहे थे सैमसंग कर रहे हो आप, कितने वेस्टर्न, टेलीविस्टा, टेलीरेट, कितनी कंपनियां? नाविका जी, मेरे से सवाल है तो मुझे जवाब देने दीजिए। अब मेरी बारी है, आपने बोल लिया, मेरे को जवाब देने दीजिए। वरुण जी, आपने बोल लिया, मेरी बारी है, जवाब देने दीजिए मुझे। नाविका जी, आपने अगर, मैं रोक ही नहीं रहा भैया, आपके कान बज रहे हैं क्या? नाविका जी, हाँ नाविका जी, अगर आपने शब्द सुने हो मशरूम खाएंगे, वो लोग जो अपने बचपन में केक काटते थे प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स पे, उनको कोई नेता मशरूम तक खा ले तो उससे प्रॉब्लम है। ये मानसिकता है, क्योंकि सिर्फ हम ही मशरूम खा सकते हैं, सिर्फ हम ही कैवियर खा सकते हैं, सिर्फ हम ही ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ हम ही विदेश में पढ़ सकते हैं। ये मानसिकता में पूरे देश को ढुका हुआ था। आप अमेरिका देखिए, हर 20 साल बाद रिचेस्ट 10 बदल जाते हैं। 1947 से 1991 इंडिया में कोई पूंजीपति नहीं आया। क्यों?
क्योंकि यह बेचा गया कि आप पूंजीपति ना हो जाएं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो जाएं। अभी भी प्रियंका गांधी जी जाके कहती हैं कि इंडस्ट्री लग जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपको क्या मिल रहा है? भैया वहां पे जॉब्स हो रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, पूरा इंडिया बदल रहा है। तो ये आपको दिखता है बहुत क्लियर कि किसका क्या पब्लिक के विजन है। सवाल भी आ रहे हैं, तो पब्लिक आप पूछ रही है किसी को सवाल। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, जिसको ये नहीं पता कि मेड इन एमपी मेड इन इंडिया ही है, तो उसे मोदी जी क्या बोलें। पीयूष करम्बलेकर का बिलासपुर से सवाल है, नेहरू से पहले देश में पिन नहीं बनती थी, ऐसा कहने वालों ने क्या लौह स्तंभ के दर्शन नहीं किए हैं, या आर्यभट्ट सुश्रुत जैसे महापुरुषों के बारे में नहीं सुना है। सुधीर का दिल्ली से सवाल है, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के से है, क्या इंडी गठबंधन जनता को धोखा देने के लिए बनाया गया है? ये पब्लिक जो है सब समझ रही है। पहले शलभ मणि त्रिपाठी जी आपसे पूछूंगी, क्या देश में कोई भी ऐसा नागरिक है जो समझ नहीं रहा है कि नेहरू के जमाने में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, क्या बदलाव आया है? नाविका जी देखिए, किसी की आलोचना करने की बात नहीं है, हर सरकार ने अपना अपना बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन सिर्फ 2 उदाहरण आपको दूंगा। आपको याद होगा पोलियो का टीका हिंदुस्तान में कब आया? दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने जब उसका उपयोग कर लिया, जब सब जगह पे सैचुरेशन की स्थिति आ गई कि नहीं, बहुत चीजें, बहुत से देश ठीक हो गए, तब जाकर पोलियो का टीका भारत आता था। आज कोविड का टीका भारत दुनिया को भेज रहा है। ब्राजील से लेकर तमाम सारे देशों के लोगों ने प्रधानमंत्री जी की तुलना किस प्रकार देवदूत की तरह की। आप देखिए ये बदलाव आया। आपको वो भी दिन याद होगा नाविका जी, हम लोगों ने तो नौजवानी में किया है कि गैस का एक सिलेंडर लेने के लिए 2-2 दिन रात में, पूरे दिन रात में लाइन लगानी पड़ती थी। नाविका जी आपको भी शायद याद होगा, टेलीफोन एक सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी 2 दिन, टेलीफोन कनेक्शन के लिए, लॉन्ड ऑर्डर टेलीफोन कनेक्शन के लिए, क्या क्या बताऊं, किन किन चीजों के लिए, कि स्कूटर प्राप्त करने के लिए आपको सिफारिश करनी पड़ती थी कि बेटी की शादी में या बेटे की शादी में स्कूटर देना है, गिफ्ट करना है, उसके लिए सिफारिशें लगानी पड़ती थी। आज आप देख लीजिए क्या स्थिति है। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पर आप देखिए स्थितियां क्या थी, कितने एम्स थे, आज कितने एम्स हो चुके। आज आपके पास वंदे भारत जैसी ट्रेन है, आज आप दुनिया के तमाम देशों से मुकाबला कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर आप सोचिए, बीच में टोकिए मत, देखिए बीच में टोकिए मत। देखिए नाविका जी, इस प्रकार कैसे बात हो पाएगी? इस प्रकार नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मोदी जी एक वैज्ञानिक है और वो आकर के मोबाइल इन्वेंट कर रहे थे, फिर वो एप्पल की फैक्ट्री में कलई खुलने बौखलाते क्यों हैं? ऐसे थोड़ी अरे बौखलाते क्यों? कलई खुलने पर बौखलाते क्यों हैं? कलई खुलने में बौखलाइए मत, ग्रोथ करती रहती है, बौखलाइए मत। आपकी जो करतूत सामने आती है बौखलाइए मत। सरकार का क्या योगदान है? इस प्रकार का बर्बाद किया कि अमेठी की जनता ने आपके साथ कर दिया। उसके बाद अमेठी तक को आपने बर्बाद कर दिया, अमेठी की जनता ने साथ कर दिया। 2005 में पहली बार हर गरीब रिक्शे वाले को फोन मिला, आपने अमेठी में कोई काम किया, और यही कारण है कि राहुल गांधी को हारना पड़ा। आखिर कोई तो वजह नहीं होगी ना कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को बुरी तरह हारा, क्योंकि अमेठी 22 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ का कर्ज उद्योगपतियों का आपने माफ कराया। बोल दीजिए, देश को क्या 2014 से लेकर के आज तक पाला, केवल परिवार आपने पाला। 22 लाख करोड़ का कर्ज आपने जो है वो माफ कराया, और 82% जीडीपी का कर्ज है देश पर। लूट खसोट करते चले गए, न जाने अखबार के नाम पे घोटाला किया, कभी जीप के नाम पे घोटाला किया। नहीं, आप जनता को समझाइए विवेक श्रीवास्तव जी कि 22 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ हो गया। नहीं, ये सब, अरे भाई 22 लाख करोड़ जनता आपको यूपीए के स्कैम गिनवा देगी। जनता है जो सब जानती है, लेकिन तारिक अहमद लारी साहब हाथ उठा रहे हैं। अब तारिक अहमद भाई, अब आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं अखिलेश भैया जी की क्या राय है कांग्रेस के बारे में, वो भी दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। लीजिए सुनिए उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या कहा। हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे, लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूर कर दिया। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। जिस विचारधारा को नेताजी लेकर के चले, डॉक्टर राममनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़कर के इस विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। मैं पहले वरुण पुरोहित जी आपसे पूछना चाहूंगी। वरुण पुरोहित जी, आप सुन रहे हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? देखिए नाविका जी, हेलो जी बोलिए। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। नाविका जी, जो सोशलिज्म की बात है,
मैंने भारतीय समाजवाद की बात की थी। भारतीय समाजवाद कांग्रेस ही लाई थी हिंदुस्तान के अंदर। जहां तक लोहिया जी की बात, वो सब लोग सोशलिस्ट अपने अपने पैटर्न के सोशलिस्ट थे। जब भी तो अभी जो आप कह रहे थे ना, मैंने पूंजीवाद की रहनुमाई की बात की थी। 91 के आर्थिक सुधारों के बाद से पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू हुई, इसलिए डिफरेंस आ रहा है सोच का सब में। और ये कह रहे हैं 2014 में मोदी जी ने कर दिया, सब मोदी जी ने कर दिया। भाई कंप्यूटर का इजाद i3, ये तो कहने लग जाएंगे जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी का विरोध किया, प्रदर्शन किया राजीव गांधी के खिलाफ कंप्यूटर लाने के, आज उसी का ढोल बजा बजा के उस पर सरकार में बैठे हैं। मोबाइल से हो गई हमारी सबसे बड़ी भाजपा पार्टी दुनिया की। ये तो नहीं कह रहे फार्म भर के हो गई, मोबाइल के बटन से बोलते हैं। तो ये उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना करना आसान होता है, उनकी नीति, उनकी नीयत पे शक करने की जो बात आई है, ये 9.5 साल में ही आई है जितनी गिरावट आई है इस मूल्यों के अंदर, सामाजिक राजनीतिक मूल्यों में। तो ये मर्यादाओं का पालन नहीं करे, इसलिए इतना अखिलेश जी को भी मोदी जी सिखा रहे हैं। अटल जी का तो नाम ही नहीं लेते। मोदी जी सिखा रहे हैं। तारिक अहमद लारी साहब, नहीं, मैं अखिलेश जी पे भी आ रहा हूं। मैम, पहली बात तो यह है कि जो कम्युनिस्ट के लोग हैं वो आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना खुलकर वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और बिल्कुल कांग्रेस के लिए जान दिए हुए हैं। इंडिया गठबंधन है कि नहीं है ये नहीं मालूम है, लेकिन उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन है। वेरी गुड, ठीक है भाई, होगा, बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। ये सब इंडिपेंडेंट गठबंधन बाद में देखा जाएगा, ये होता क्या है हमें तो मालूम नहीं। दूसरी बात मैडम ये है, अभी मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, वहां पे हमको साफ लफ्जों में कहा गया कि हम हिंदुस्तान का पट्टा नेहरू गांधी परिवार ने लिखा रखा है, और मैं नाम कोड कर रहा हूं, दुष्यंत नागर उन्होंने कहा। माफ कीजिएगा, जो यहाँ नहीं बैठा उनके बारे में ना बात करें, क्योंकि वो यहाँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए है नहीं। और मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात, चलिए ठीक है, चलिए इस बात को कैंसिल कर रहे हैं, इस बात को कैंसिल कर रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, रही मोबाइल और टेक्नोलॉजी और ये सब, तो जब तक कांग्रेस की सरकार 82 में मोबाइल आ गया था पूरी दुनिया में, तो क्यों नहीं 83 में इंडिया में नहीं हुआ? ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कभी किसी का भला नहीं करेगी, जनता का कम्युनिकेशन नहीं करेगी, जनता का कभी भला नहीं करेगी, हमेशा जनता को दूर रखेगी ताकि उनके खिलाफ षड्यंत्र ना रचा जाए और अपोजिशन एक ना हो। कभी कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, ये बात फैक्ट है। ये तो बैठकर मनमोहन सिंह इतने उदारवादी थे कि उन्होंने इकोनॉमिस्ट थे कि उन्होंने इतनी मेहनत करके 1995 में कांग्रेस लाई थी टेलीफोन, मोबाइल फोन, तो वो सुखराम के दौर मैम मुझसे सुन तो लीजिए, मैं 1995 की बात आपको बता रहा हूं। 1989 में वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, जिसका प्रपोजल करते कराते सब होते हवाते फाइनल नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, और वो एग्जीक्यूट हुआ देवगौड़ा की सरकार में। ऑपोजिशन की सरकारें ही प्रॉपर देश को चलाती हैं, कांग्रेस सिर्फ अपना जेब भरना जानती है, अपने उद्योगपति मित्रों को करना जानती है। कांग्रेस तो जो किया वही आज बीजेपी कर रही है। बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है। बीजेपी इज गिविंग व्हाट कांग्रेस हैज गिवन देम। बीजेपी वही वापस दे रही है इनको जो कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने ऐसे ही भाषा बोली है। शलभ मनी त्रिपाठी जी, अजब हाल है देश में। अब एक तरफ इंडी गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी तरफ लारी साहब कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस भाई भाई है, हम दोनों के दुश्मन हैं। अब ये गाड़ी कहां को जा रही है? यहाँ मेक इन इंडिया का क्या होगा? राहुल गांधी के फोन की थ्योरी का क्या होगा? मेड इन मध्य प्रदेश का क्या होगा? देश को यह भी समझा दीजिए। नाविका जी, हम लोग तो बड़े परेशान हैं कि भाजपा की बी पार्टी है कौन। समाजवादी लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस भाजपा की बी पार्टी है, कांग्रेस कहती है कि नहीं समाजवादी भाजपा की बी पार्टी है, दोनों मिलकर कहते हैं कि नहीं ओवैसी साहब बी पार्टी है भाजपा, और ओवैसी साहब कहते हैं कि सपा और भाजपा कांग्रेस दोनों भाजपा की बी पार्टी है। तो कौन दरअसल किसकी बी पार्टी है, देश की जनता तय करेगी। और देश की जनता ने देखा है कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद क्या था। 2014 के पहले इसी देश में किस प्रकार से आतंकी घटनाएं होती थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग भाग के अमेरिका जाते थे और अमेरिका से जाके कहते थे पाकिस्तान से बचाओ, पाकिस्तान से बचाओ। आज जब कुछ होता है तो पाकिस्तान जाके दुनिया में कहता है कि मोदी जी से बचाओ और भारत से बचाओ। तो बदलाव तो लोगों ने देखा है। धारा 370 मोदी जी ने कहा था हटाएंगे, हटा के पूरा 3 तलाक दंगे की चोट पे
पे हटाया। पहली ऐसी सरकार है कि हमारा विपक्ष कह रहा है कि कैसे बोल घोषणा रहे हो पूरा तो मत आप करो, लोग ऐसी घोषणा बातें पूरा कैसे मत करो, बोल रहे रामलला हम आएंगे, मंदिर आप वहीं क्या बताना बनाएंगे, चाहते हैं कि आपने तारीख नहीं मुसलमानों को बताएंगे। बांटा? अब तो डंके की चोट बांग्लादेश पे का मोदी नाम जी ने लेके 22 आप जनवरी बताना बता दी है, चाहते हैं मुसलमानों अब तो को डंके की ऊपर चोट पे बता दी है, बांटा। तो कहां जुबान पे ताले लग गए कि अब तो मंदिर भी बनेगा, तारीख भी बताएंगे। तो ये सवाल पूछने वाले की तारीख नहीं बताएंगे। लारी साहब, 30 डंके की चोट सेकंड। पे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो ये शलभ भाई, एक मिनट। चीजें जो घोषणा है, कांग्रेस के जो समर्थक बैठे हैं या प्रवक्ता बैठे हैं, क्या वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया और उनको वादे बांटा? करके आए थे, ये बताना चाहती है कांग्रेस। और ये पहली सरकार ऐसी है घोषणा पत्र में जो भी कहा था मोदी जी ने 100% पूरा हो चुका है। हमारा विपक्ष पहली बार परेशान हो रहा है और मोदी जी से कह रहा है घोषणा पूरी मत करिए, वादे पूरे मत करो। वरना पहले आरोप लगता था सरकार वादे पूरा नहीं करती। समय कम है, समय कम है। देश पहले अच्छा था कि अब अच्छा है। जो कह रहे हैं 1991 के बाद भी कांग्रेस ने ही सब कुछ सीधी लाइन पर लाना शुरू किया, वो भूल जाते हैं कि 1991 वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को तो उनके निधन के बाद भी कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, उनके शव को भी। तो कांग्रेस किस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाती है जब नरसिम्हा राव को ही अपना नहीं मानती? सवाल यह है कि बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी ने गलत एग्जाम्पल उठा लिया? बाजार में बढ़ोतरी के लिए सेंटिमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में किसी भी नेता को देश की आर्थिक तरक्की को झटका लगे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। चुनाव में सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन कम से कम हार्ड डेटा और फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब IMF जैसी संस्थाएं मान रही हैं कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज तरक्की करने वाला देश है, तो इसे झुटलाने से किसी का भला नहीं होगा, कम से कम किसी भारतीय का तो नहीं होगा। और दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है। अगर सरकार ऐसे ही सवाल कंटिन्यू करती रही तो शायद आर्थिक व्यवस्था सही रहेगी, लेकिन अगर बदलती है तो आर्थिक व्यवस्था को झटका लगेगा। अब ये सही है या कांग्रेस सही है, ये तो देश की जनता फैसला करेगी, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आज लेती हूं आपसे इजाजत, अपने मेहमानों का भी धन्यवाद करती हूं।